सो हाय एवरीबॉडी, मैं अंकित कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना उड़ान। अब होगी सबके सपनों में जान, क्यों किया गया है आपका अपना उड़ान। आज हम क्लास 10th के लाइव चैप्टर का प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने यूट्यूब पर 5-6 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वहां पर प्रकाश के परिवर्तन को पूरा खत्म किया गया है। ठीक, चलिए जो आज का हमारा हेडिंग रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग क्या रहेगा? प्रकाश का अपवर्तन। देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पहले इस बात को समझो आप। जैसे कि आप देखे होंगे आपके पास कोई एक क्या है, बल्टी है। बल्टी में क्या होता है? पानी भरा होता है। जब क्या करते हो, जब उसमें आप क्या करते हो, किसी स्टिक को डालते हो तो ऐसा लगता है स्टिक मुड़ा हुआ है। स्टिक क्या है? मुड़ा हुआ है। वो जो आपका है स्टिक मुड़ा हुआ दिखाई देना, वो प्रकाश के अपवर्तन पे क्या है? आधारित है। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा के अनुसार, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, यानी कि माध्यम का मतलब क्या होता है, मान लो हवा है, उसके बाद क्या है? जल। यहाँ पर क्या है? दो माध्यम है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में क्या होती है? प्रवेश करती है, तो वह अपनी वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। बात को समझो। जो प्रकाश किरण होता है, जब एक माध्यम से क्या होता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उसे जैसे जाना चाहिए था वैसे वह नहीं जाती है। वह क्या होती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। और इसी घटना को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हम फिगर बना के समझा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये जो आपका लाइन है इसे कहते हैं पृथककारी तल। क्या कहते हैं? पृथककारी तल। ये पृथककारी तल क्या होता है? इसे कहते हैं पृथककारी तल। पृथककारी तल का काम होता है दो माध्यम को अलग करना। दो माध्यम को अलग करना। देखो जो पृथककारी तल है ये क्या करेगा? दो माध्यम को अलग करेगा। मैं मान ले रहा हूं ऊपर क्या है? विरल। ऊपर क्या है? विरल। और नीचे क्या है? सघन। नीचे क्या है? सघन। देखो विरल क्या होता है और सघन क्या होते हैं। अगर सबसे पहले इसके बारे में हम बात कर लें, विरल क्या होता है? क्या होता है? जिसमें कण दूर दूर हो। क्या होता है? जिसमें कण क्या हो? दूर दूर हो। दूर दूर हो, वो क्या कहलाता है? विरल कहलाता है। फिर क्या होता है? जिसमें कण पास पास हो। जिसमें कण पास पास हो, पास पास हो, उसे हम क्या कहते हैं? सघन कहते हैं। देखो जो आपका हवा होता है, हवा के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और जल के कण क्या होते हैं? हवा के सापेक्ष पास पास होते हैं। अगर इसमें देखें, अगर हम हवा और जल में, तो सघन कौन है? जल आपका क्या है? सघन। क्योंकि जल के कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। उसके अपेक्षा हवा क्या है? विरल। तो देखो ऊपर का माध्यम हमारा विरल है। विरल के तौर पे हम मानते हैं वायु है। क्या है? वायु है। सघन के स्थान पे हम मानते हैं क्या है? जल है। अब क्या होता है, क्या जब आप क्या करते हो, पृथककारी पृष्ठ पर एक 90 डिग्री का लंब डालते हो। क्या करते हो? एक 90 डिग्री का लंब डालते हो, तो इसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। देखो एक अभिलंब क्या है? एक पृथककारी पृष्ठ है, इस पे क्या किया गया है? 90 डिग्री का कोई एक लंब डाला गया है। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। देखो उसके बाद क्या होता है, जब प्रकाश किरण क्या होता है? विरल से सघन में प्रवेश करता है। देखो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करता है तो क्या होगा? प्रकाश किरण को जाना चाहिए था ऐसे। ध्यान दो, प्रकाश किरण ऐसे या उसे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन होगा क्या? हम प्रकाश किरण को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब करने का मतलब, जब जब आप माध्यम के बदलोगे तो क्या करोगे? प्रकाश किरण को डिस्टर्ब करोगे। यहाँ पर देखो
आप क्या किए हो, माध्यम बदले हो। ऊपर का माध्यम क्या है विरल, नीचे का माध्यम क्या है सघन। यानी कि आप क्या कर दिए, प्रकाश किरण को डिस्टर्ब कर दिए। तो क्या होगा, जैसे प्रकाश को जाना चाहिए था वह क्या होगा, वैसे नहीं जाएगा और क्या हो जाएगा, अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाएगा। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखो, जो किरण आती है इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। जिसका अपवर्तन होता है जिस किरण का, इसे कहते हैं अपवर्तन किरण, सॉरी अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। देखो, इसी का एक नाम और होता है निर्गत किरण। क्या नाम होता है, निर्गत किरण, निर्गत किरण। देखो यहां से, उसके बाद क्या होता है, आप यहाँ पर देख रहे हो जो आपतित किरण है, ये हमारे पास क्या है, आपतित किरण। ये क्या है, अभिलंब। जो आपतित किरण है किसी एंगल पे, किसी कोण पर आ रहा है, अभिलंब से आ रहा है कि नहीं। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है, इस कोण का एक प्यारा सा नाम होता है जिसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। शॉर्टकट लिखते हैं एंगल आई, यानी कि इंसिडेंट रे। आप इसे कहते, क्या कहते हो, आपतन कोण। फिर देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो क्या, अभिलंब। ये क्या, अपवर्तित किरण है। इसके मध्य भी कोई कोण बना, इसका भी ऐसे ही प्यारा सा नाम होता है एंगल आर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल। देखो, इसे कहते हैं आप अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। ध्यान से देखो, जो प्रकाश किरण अभिलंब से जितने कोण पर आते हैं उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसे लिखते हैं एंगल आई से। और देखो, अभिलंब है और अपवर्तित किरण है, जो इनके मध्य कोण कोण बनता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। देखो, अगर कोई आपसे पूछे आपतन कोण का परिभाषा, तो आप क्या कहोगे, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद अपवर्तन कोण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखो, ये आपका क्या हो गया, पूरा प्रकाश का अपवर्तन का पूरा सिस्टम हो गया। ठीक है, यहां से आप समझ सकते हो हर एक चीज, कौन क्या होता है, किस प्रकार से कैसे होता है। अगर देखो, इसमें हम देखें एक चीज, जो आपका अपवर्तन होता है, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन का क्या होता है, दो नियम होता है। अगर हम बात करें अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ये हमारे पास क्या है, हेडिंग है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। देखो, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है, ध्यान सुनना, वेरी सिंपल, बहुत सरल नियम होता है। देखो, सबसे पहले कह रहा है जो आपतित किरण है, ये क्या है, जो आपतित किरण है, और जो क्या है, अपवर्तित किरण, और जो अभिलंब है। सबसे पहले समझो, ये जिस बिंदु पे तीनों लोग मिलते हैं इसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। देखो, पहला नियम क्या होता है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, पहला नियम क्या कहता है, जो आपतित किरण है और जो क्या है, अपवर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पे जो अभिलंब है, फिर से सुनो, जो आपका आपतित किरण है और जो क्या है, अपवर्तित किरण है, और जो आपतन बिंदु पे क्या है, अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझो मेरी बात को, अगर मैं बोर्ड को एक तल मानूं तो आप देख पा रहे हो जो आपतित किरण है, ए भी कहां पर है, बोर्ड पर है,
और जो अपवर्तित किरण है ये भी क्या है, बोर्ड पर है, और जो आपतन बिंदु पे अभिलंब है वो भी क्या है, बोर्ड पर है। यानी कि तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यही क्या है, पहला नियम है। तो लिखते हैं पहला नियम क्या है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। नियम नंबर 1 आपका लिख दिया हूं, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या है, अपवर्तन का पहला नियम है। फिर देखो दूसरा नियम क्या कहता है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जो आपका आपतन कोण है, ये जो कि आपका आपतन कोण, इसका ज्या मतलब क्या होता है, साइन, क्या होता है, साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का रेशियो यानी कि अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। देखो लिखते हैं, अगर देखो मैं मानता हूं क्या है, पहला माध्यम है और ये क्या है, दूसरा माध्यम है। तो देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। अर्थात समझो कहने का मतलब क्या है, अर्थात आप कह सकते हो, अर्थात देखो, अर्थात क्या लिखा गया है, आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण कितना है, एंगल आई, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन, क्या होता है, साइन, यानी कि साइन आई, तथा अपवर्तन कोण कितना है, एंगल आर, यानी कि साइन आर, साइन आर, अनुपात मतलब बटे, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, यहां पर ध्यान से देखो, का जया क्या होता है, एक नियतांक, क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिससे हम लोग क्या लिखते हैं, यन से। देखो यन कैसे लिखा जा रहा है, प्रकाश किरण कहां से आ रहा है, पहले माध्यम से, जहां कह रहा है, दूसरे में, तो ये क्या होता है, लिखने का एक तरीका होता है। यहाँ पर 1n2 क्या है, एक नियतांक है, ये क्या है, एक नियतांक है। देखो फार्मूला यहाँ पर समझो, ये आपका क्या है, अपवर्तन का दूसरा नियम है, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन होता है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन, यानी कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कितना, 1n2। यहाँ पर क्या एक नियतांक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। इसी को हम लोग एक चीज के नाम से और जानते हैं, स्नेल के नियम के, किससे, स्नेल कि स्नेल का, ऐसे आप लिख दो, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। देखो ये जो आपका चीज है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखो जो आपका क्या है, अपवर्तन का दूसरा नियम है, उसी को एक और जानते हैं एक नाम से, जिसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो अपवर्त क्या कहते हैं, जो ये नियतांक है, क्या है, नियतांक। देखो इसको हम लोग कैसे जानते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसका एक हम लोग नाम देते हैं, नाम इसे कैसे कहते हैं, जो n1 2 आपका है, ऐसे पढ़ते हैं इसे, माध्यम एक के सापेक्ष
माध्यम 2 का अपवर्तनांक। देखो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। कोई पूछेगा अपवर्तनांक क्या होता है तो आप इसे बता दीजिए, एक जो नियतांक है ये क्या है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, फिर देखते हैं हम इसके बाद अपवर्तनांक क्या होता है। यानी कि अपवर्तनांक के कुछ प्रकार देखते हैं। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, एक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। पूरा इरेज करते फिर बताते हैं आपको। देखो अगर उसके पहले हम बात करते हैं जो प्रकाश का अपवर्तन होता है यह क्यों होता है। तो मेरा हेडिंग आप हेडिंग आया है प्रकाश के अपवर्तन का कारण। प्रकाश के अपवर्तन का कारण यानी कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन का कारण है एक ही कारण है, वो कारण क्या है समझो ध्यान से। जो प्रकाश होता है, आप जैसे से माध्यम बदलते हो, क्या करते हो, माध्यम बदलते हो। माध्यम के बदलने से प्रकाश का चाल क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। क्या प्रकाश का चाल क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। यही क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। कारण क्या लिख देना है ऐसे, भिन्न लिखोगे आप, अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल को अलग अलग होना, अलग अलग होना। तो कोई पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन का कारण बताओ तो आप बता दीजिएगा। इसलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि अलग अलग माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट करके, इंपॉर्टेंट ही है। देखो आप एक चीज नोट में याद रख लीजिए। देखो प्रकाश का जब अपवर्तन होता है, कौन सा चीज ऐसा है जो बदलता नहीं। देखो प्रकाश का चाल क्या होता है, बदल जाता है। तरंगदैर्घ्य भी क्या होता है, बदल जाता है। परंतु आवृत्ति एक ऐसी चीज है, देखो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। लिख देना ऐसे, आपकी आवृत्ति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। देखो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति क्या रहती है, नियत रहती है। ये आपको एक नंबर का भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आंकिक प्रश्न क्या कहते हैं, बहुविकल्पी में भी ये आ सकता है। प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी चीज अपरिवर्तित रहती है, आपको दे देगा चाल, फिर दे देगा उस क्या कहते हैं आवृत्ति, फिर दे देगा एक तरंगदैर्घ्य। इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मारोगे, आवृत्ति प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ध्यान से पहले परिभाषा पढ़ते हैं। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पर लिखा गया है सी, तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, मान लीजिए आपके पास क्या है, जल है। क्या है, जल है। अगर आपको इसमें लिखना है निरपेक्ष अपवर्तनांक तो आप कैसे लिखोगे, मान लो जो प्रकाश आ रहा है, जो क्या प्रकाश आ रहा है जिस चाल से, देखो हमें पता है प्रकाश का वायु में चाल अलग होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन क्या होगा, जल में प्रकाश का चाल बदल जाएगा। जल में क्या होगा, प्रकाश का चाल बदल जाएगा। तो यहां से देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे लिखोगे, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है c, तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल v, उस माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यहां से क्या हो जाएगा,
यहां से क्या हो जाएगा, अर्थात n बराबर c बटे v। देखो माध्यम ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, v क्या है, जिसका निरपेक्ष अपूर्णांक निकालना है उसमें प्रकाश की चाल। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं जल की, कैसे निरपेक्ष अपूर्णांक निकालोगे, देखो जो हवा में प्रकाश का चाल यानी कि निर्वात में जो प्रकाश का चाल है और जिस माध्यम में निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। अर्थात n बराबर c बटे v। ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला। यहां लिख सकते हो b बराबर c बटे n। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। देखो उसके बाद हम देखते हैं सापेक्ष अपूर्णांक क्या होता है। सापेक्ष नाम से पता चल रहा है किसी एक दूसरे के सापेक्ष। तो परिभाषा पढ़ते हैं, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक पहले माध्यम तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात के बराबर होता है। अब समझो यहाँ पर, जैसे कि पृथक का रिपृष्ठ है, ऊपर क्या है, वायु है, ऊपर क्या है, वायु, नीचे क्या है, जल है। देखो तो इसमें क्या कह रहा है, देखो किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक पहले माध्यम तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। देखो अगर वायु आपका एक है, माध्यम आपका एक है, एक है माध्यम नंबर 2 है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका इसमें सापेक्ष अपूर्णांक क्या हो जाएगा, 1n2। ये क्या है, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम 2 का अपूर्णांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम 2 का अपूर्णांक बराबर होगा क्या, देखो पहले माध्यम में प्रकाश का चाल b1 बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के। इसी को क्या कहते हैं, सापेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। देखो यहाँ पर फिर से परिभाषा पढ़ो, किसी एक माध्यम के सापेक्ष, किसी एक माध्यम के यानी कि मान लो आपकी पहला माध्यम है तथा दूसरे माध्यम के सापेक्ष, क्या है, दूसरे माध्यम में सापेक्ष, इसका अपूर्णांक इनमें यानी कि पहले और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए। ये देखो एक चीज आप जान जाओ, अपूर्णांक का क्या होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता है, अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ये एक बीमाहीन राशि है। ये क्या है, बीमाहीन राशि है। इसे आप नोट कर लो। फिर से हम रेज करते हैं, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। देखो अगर हम बात करें वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बारे में, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, तो देखो क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे जब आपके पास कोई बाल्टी रहता है, कोई टब रहता है, उसमें किसी सिक्के को डुबाओ या किसी भी वस्तु को डुबाओ तो ऐसा लगता है कि जो सिक्का है वास्तविक तल से क्या है, उठा हुआ है। क्या है, उठा हुआ है। उसी को कहते हैं उसकी आभासी गहराई। क्या कहते हैं, आभासी गहराई। ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हेडिंग आप लगा लीजिए, वास्तविक गहराई। ब्लैक से लिख रहा हूं जिससे आपको अच्छे से दिखे। वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई। देखो मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये हमारे पास क्या है, एक बीक है, थोड़ा अच्छे से बड़ा बना दूं। ये क्या है, बीक है, इसमें क्या भरा है, जल भरा है। देखो जल्दी से यहाँ पर, ये आपके पास क्या है, जल भरा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका भरा है, जल भरा है। यहाँ पर आपके पास कोई एक सिक्का है, एक क्या है, कोई एक सिक्का है, और यहां से इसे कोई प्रेक्षक देख रहा है।
यहाँ से क्या कर रहा है, कोई परीक्षक इस सिक्के को देख रहा है। तो देखो अब होगा इसमें क्या, किस प्रकार से घटनाएं घटेंगी। सबसे पहले देखो, ये जो आपका सिक्का है, जब सिक्के से प्रकाश किरण निकलेंगे क्या होगा, जब सिक्के से प्रकाश किरण निकलेंगे हमारी आंखों पर जाने के लिए, देखो चूंकि ये जल है, जल क्या हो गया, सघन, क्या हो गया, सघन। वायु क्या हो गया, विरल। ऊपर क्या है, वायु, तो क्या हो गया, विरल। आपको एक बात बता दें, जब प्रकाश किरण क्या होता है, सघन से विरल में जाए, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हटता है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है। इसी का उल्टा, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आए तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुकता है। बात को समझो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, खाली स्पेस है, ज्यादा स्थान है, तो एक हिसाब से मैं कुछ विरल में हूँ। मान लो मैं अपने हाथ को ऐसे फैलाया हूँ, जैसे ही ट्रेन में जाऊंगा, ट्रेन क्या है, मेरे सापेक्ष सघन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ को झुका लेना पड़ेगा। तो आप इससे याद रख सकते हैं, जैसे ही आप क्या किए, हवा से यानी कि बाहर से ट्रेन में गए, आप अपने हाथ को झुका लिए। बस झुकाने से आप याद रख लो, जब कोई भी प्रकाश किरण क्या होता है, विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। और इसी का उल्टा, जैसे ही ट्रेन से हम बाहर आएंगे, फिर हाथ को क्या कर लेंगे, फैला लेंगे। यानी जैसे ही सघन से विरल में गए, अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ से सिक्का है, सिक्का से प्रकाश किरण निकला, यहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ी, अभिलंब की। किसकी आवश्यकता पड़ी, अभिलंब की। तो क्या होगा, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगा, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगा। फिर देखो यहाँ से भी क्या हुआ, प्रकाश किरण निकला, यहाँ पर अभिलंब क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। यदि यहाँ से कोई प्रेक्षक देख रहा है तो देखो अब इसे क्या होगा, अब देखो क्या होगा। जब एक कोई प्रेक्षक यहाँ से देखेगा तो हम प्रकाश किरण को डॉट अगर आगे करके लेकर के आए, आगे करके लेकर के आए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, कुछ वास्तविक गहराई से पहले ही। देखो यदि सिक्का यहाँ पर था तो प्रकाश किरण लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ पर सिक्का है, पर आभास हो रहा है कि नहीं। देखो प्रकाश किरण बेंड हो गई है, पीछे लाने पे क्या हो गया, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो आप कह सकते हो जो सिक्का इतनी गहराई पर था, अब वो क्या होगा, आपको कुछ उठा हुआ दिखेगा। इसी को जितना उठा, ये क्या है, जितना आपको आभास हो रहा है, क्या हो रहा है, देखने पर आभास हो रहा है, इसी को कहते हैं आभासी गहराई। देखो जितना आपने सिक्के को वास्तव में रखा था उसे कहते हैं वास्तविक गहराई, यानी कि कैपिटल एच। और जितना सिक्का आपको दिख रहा है इसे कहते हैं स्मॉल एच, यानी कि आभासी गहराई। देखो अपवर्तनांक और आभासी और वास्तविक गहराई में संबंध क्या होता है, ध्यान से देखो, यही आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों होता है, उठा रहता है। कारण यही है, अभिलंब से दूर हटता है, पीछे लाने पे क्या होता है, वास्तविक तल से कुछ उठा हुआ रहता है। देखो n बराबर आपका होता है वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, आभासी गहराई। तो यहां से आप कह सकते हो n बराबर कितना आ गया, अगर हम बात करें n बराबर, तो वास्तविक गहराई कितना है, कैपिटल एच, इस, और आभासी गहराई कितना, स्मॉल एच। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे पूछ लूं कितना उठा हुआ है, ध्यान से देखो कितना उठा हुआ है। देखो ये आपका इतना उठा हुआ है, इसे मान लीजिए कितना उठा है, यक्स, कितना उठा हुआ है, यक्स। तो यक्स किसके बराबर होगा, इसे कहते हैं वास्तविक पद से कितना उठा, यानी कि विस्थापन, कितना विस्थापित हुआ है, कितना विस्थापित हुआ है। तो ध्यान से देखो कुल कितना है, एच, आपको कितना दिखाई दे रहा है, स्मॉल एच, कितना दिखाई दे रहा है, स्मॉल एच। अगर हम यक्स की बात करें, जो हमारा यक्स है, यक्स बराबर कितना होगा, ये जो आपका कुल ऊंचाई है, आप यहां से चल लीजिए, कुल ऊंचाई कितना है, वास्तविक ऊंचाई एच, और आभासी कितना है, माइनस का एच।
यानी कि जो आपका विस्थापन है, जितना विस्थापित दिखेगा वो कितना होगा, यक्स। यक्स का मान क्या आएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। बात को समझो। देखो, अगर सिक्का 5 मीटर गहराई पर था, 5 मीटर गहराई पर हमने उसे वास्तव में डाल रखा था, लेकिन जो हमको दिख रहा है, हमको ऐसा दिख रहा है कि वो 3 मीटर गहराई पे है, तो अपने वास्तविक पथ से कितना उठा हुआ है, 2 मीटर। कैसे ज्ञात किए, जितना वास्तविक गहराई था और जितना आपको आभासी है उसमें से क्या कर दिया, घटा दिए, 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2 मीटर। इसी प्रकार कितना उठा हुआ है उससे हम कह रहा हूं यक्स। तो वास्तविक गहराई कितना है, कैपिटल एच, आभासी कितना है, स्मॉल एच। देखो, अगर इसमें हम क्या करें, एच, थोड़ा इसमें और हम कुछ सिस्टम लगा दें। देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम कुछ संबंध निकालें इसमें से, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्मॉल एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच बटे एन, कैपिटल एच बटे एन। तो यहाँ पर आपका एच होगा, स्मॉल एच के स्थान पे कैपिटल एच बटे एन। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर, अगर एच को कॉमन ले लिया जाए तो कितना बच गया, 1/1 माइनस का एन। ये आपका क्या हो गया, ये आपका विस्थापित कितना वास्तविक तल से उठा हुआ है, ये उसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं यक्स। ये आपका है आभासी गहराई और वास्तविक गहराई तथा अपवर्तनांक में संबंध है। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं, अब देखो हम कुछ चीजें यहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ अब देखो कैसे पढ़ना हमको है। अगर आपको लिखा गया है N12, क्या लिखा गया है, N12, तो इसे आप कैसे पढ़ोगे, देखो पहले कौन है 1, तो आप ऐसे पढ़ोगे, माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक। इसी प्रकार मान लो आपको क्या लिखा है ANW, तो इसे क्या क्या कैसे पढ़ोगे, ए का मतलब वायु, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये आपके कुछ टर्म में जो आपको पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। देखो, जो स्नेल का नियम होता है, स्नेल को नियम को किस प्रकार से लगाया जाता है, इस बात को समझ लो। अगर आपके पास सबसे पहले क्या है, स्नेल के नियम को लगाने का तरीका बता रहा हूं। ऊपर है वायु, नीचे क्या है, जल। तो देखो इसे कैसे लगाओगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, जहां पर प्रकाश किरण जा रहा है, मान लो वायु से कहां जा रहा है, जल से, वायु से जल में। देखो, तो क्या करोगे, जहां पर प्रकाश किरण जा रहा है पहले उसका अपवर्तनांक, क्या लिखोगे, पहले उसका अपवर्तनांक बटे जहां से प्रकाश किरण आ रहा है फिर उसका अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। देखो, इसी को आप क्या लिख सकते हो, ANW, ANW भी लिख सकते हो। तो यहां से कहने का मतलब आप कह सकते हो, जो आप लिखते थे 1N2, इससे आप लिख सकते हो N2 बटे N1, या लिख सकते हो B1 बटे B2। इस बात को आप याद कर लीजिए, ठीक है। इस ऐसे आप लिख सकते हो। तो आप ऐसे भी N2 बटे N1 बराबर साइन ए बटे साइन और साइन ए बटे साइन, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा, तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए। प्रकाश के उत्क्रमणियता का सिद्धांत को समझते हैं। सिद्धांत क्या कहता है, देखो
सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई किरण अनेक परिवर्तनों तथा अपवर्तनों से होकर गुजरे और इसके पश्चात उसे विपरीत दिशा में चलाया जाए तो अपने पूर्व पथ का पूर्णतः अनुसरण करती है। देखो जिसको यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले कि मान लीजिए आपके पास क्या है, पृथककारी पृष्ठ है, ये अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है। यदि क्या हो रहा है, कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से क्या हो रहा है, वायु से जल में प्रवेश करता है, ठीक है, तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण अनेक परावर्तनों या अनेक अपवर्तनों के पश्चात क्या हो जाए तो इसे हम क्या करें, विपरीत दिशा में, यानी कि अगर यहाँ पर हम क्या लगा दे, दर्पण, क्या लगा दे, दर्पण लगा दे, तो ये क्या होगा, जैसे आया था उसी प्रकार क्या हो जाएगा, जहां से आया था वहीं पर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणिकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, बात को समझो। इस सिद्धांत के अनुसार ये होता है कि जो प्रकाश किरण होता है जहां से आया था अगर हम क्या करें, उसे उसके विपरीत दिशा में भेजे, जहां से आया था उसके विपरीत दिशा में उसे भेजे, तो क्या होगा, पूर्णतः जहां से आया था वहीं पर चला जाएगा। भेजने का तरीका क्या है, दर्पण लगा दिया, जहां से आया वहीं पर चला गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणिकता का सिद्धांत। फिर वह परिभाषा देखिए फिर से। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई प्रकाश किरण अनेक परिवर्तन या अनेक अपवर्तन से होकर गुजरे, इसके पश्चात उसे विपरीत दिशा में चलाया जाए तो अपने पूर्व माध्यम का पूर्णतः अनुसरण करता है। यही बात है, जो प्रकाश किरण आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, इसके पश्चात इसे क्या किया जाए, जो हमने विपरीत दिशा में भेजा, वो जहां से आया था वहीं पर चला गया। इसी को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणिकता का सिद्धांत। देखो इस सिद्धांत से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो। मान लो आपका पहले ऊपर माध्यम कितना है भाई, माध्यम नंबर 1, ये क्या है, माध्यम नंबर 2। देखो इससे हम कुछ डेरिवेशन करते हैं छोटा सा अपवर्तनांक के लिए। तो यहाँ पर अगर स्नेल का नियम लगाएं, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या कहता है, जहां पर प्रकाश जाता है उसका अपवर्तनांक कहां पर जा रहा है, माध्यम 2 में। कहां से आ रहा है, माध्यम 1 से, बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, समीकरण नंबर 1। फिर देखो यहाँ पर एक कोण कितना है, आई, एक कोण कितना है, आई, एक कोण क्या है, आर। तो यहाँ से देखो जब प्रकाश किरण को क्या किया गया, इसे विपरीत दिशा में भेजा गया। देखो जब प्रकाश किरण को, देखो प्रकाश किरण ऐसे आ रहा था तो कोण कितना था, आई था, जा रहा था कोण कितना था, आर था। लेकिन अब देखो जब ये क्या होगा, ऐसे जाएगा, जहां जो उसका जाने वाला रास्ता था वो क्या हो गया, आने वाला रास्ता, यानी इस बार जो आने वाला रास्ता है वो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखें जब प्रकाश किरण को विपरीत दिशा में चलाया गया, विपरीत दिशा में चलाया गया, तब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब विपरीत दिशा में चलाया जाएगा, देखो यहाँ से, यानी कि अब यहाँ से प्रकाश किरण जा रहा है तो सबसे पहले कौन एंगल मिल रहा है, आर, कौन मिल रहा है, यानी कि साइन आर बटे, फिर कौन एंगल मिल रहा है, आई, यानी कि साइन आई। तो यहाँ से देखो कहां पर जा रहा है, माध्यम 1 में जा रहा है, कहां पर जा रहा है, माध्यम 1 में जा रहा है, यानी कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक कहां से आ रहा है, माध्यम 2 से, माध्यम 2 से, समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दो, समीकरण 1 और 2 का गुणा,
समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 करो गुणा। बायां वाले पक्ष से 1n2 गुणे 1 2 बराबर कितना है साइन आर बटे साइन आर गुणे कितना है साइन आर बटे साइन आर। क्या हो गया साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, साइन आर से साइन आर कट गया, तो यहाँ से आपका आ गया 1n2 और क्या है गुणे 2n1 बराबर कितना आ गया 1, या इसी को आप लिख सकते हो 1n2 बराबर 1 बटे 2n1। यही आपका क्या है उत्क्रमिता के सिद्धांत, इस आपको न्यूमेरिकल लगाने में काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला माध्यम कौन था, पहला माध्यम वायु था यानी कि एयर, दूसरा माध्यम क्या था जल यानी कि वाटर बटे 1 बटे, फिर यहाँ पर देखो 2 कितना था वाटर, 1 कितना था एयर। यहाँ से आपका क्या आ गया एक छोटा सा फार्मूला आ गया। इस फार्मूले से देखो जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे उसमें इसका ज्यादा इस्तेमाल पड़ेगा। अभी हम आपको एक न्यूमेरिकल लगा के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या होगा आपका, ऐसे मान लीजिए आपके पास 3 माध्यम हो, क्या हो 3 माध्यम हो, अभी तो सिर्फ कितने माध्यम थे 2 वायु और जल, मान लीजिए 3 माध्यम हो तब क्या होगा, तब किस प्रकार से लिखेंगे तो देखते हैं, उसके लिए भी फार्मूला निकालते हैं। देखो जब 3 माध्यम हो, जब 3 माध्यम तब देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा वायु होगा, वायु हो गया, जल हो गया और क्या हो गया कांच हो गया। सबसे पहले क्या हो जाएगा वायु, फिर क्या है जल, फिर क्या है कांच, फिर आपका क्या है वायु। देखो प्रकाश किरण वायु से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है जल में, तो क्या होगा अभिलंब की ओर झुक जाएगा। देखो ये आपका क्या है अभिलंब, ये क्या है अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं आपतन कोण, यानी कि एंगल आई, इसे क्या कहेंगे आर कहेंगे, इसे क्या कहेंगे आर कहेंगे। ये आपका क्या है अभिलंब है। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब तक माध्यम नहीं बदलता है तब तक कोण भी नहीं बदलता है। ठीक है, यानी कि एक कोण कितना आपका है आर है, कितना है आर है, ऐसे प्रकाश किरण आ रहा है ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो कहाँ से आ रहा है जल से कांच में, जल से कांच में। देखो जो कांच है जल के सापेक्ष क्या है सघन है, क्या है कांच सघन है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा जल इसके लिए विरल हो जाएगा, कांच का जाएगा सघन, यानी क्या हो जाएगा अभिलंब की ओर झुक जाएगा। देखो इस कोण को आप मान लो आर डैश, क्या मान लो आर डैश, फिर देखो आर डैश जो आपका कोण हो गया, ये पूरा माध्यम क्या है कांच, तो ये भी कितना होगा आर डैश, क्योंकि माध्यम नहीं बदलेगा तो कोण नहीं बदलेगा। देखो जहां से आ रहा था वहीं पर चला जाएगा, तो क्या रहेगा जितने कोण से आया था उतने कोण पर चला जाएगा। कितने कोण पर आया था आई कोण पे, कितने कोण पे आया था आई कोण पे, तो कितने कोण पर जाएगा आई कोण पे। तो यहाँ पर लगाओ फार्मूला, इसे इरेज करते हैं थोड़ा। देखो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होगा ध्यान से देखना। अगर हम देखें सबसे पहले कहाँ जा रहा है वायु से, यानी कि ए वायु से कहाँ पर जा रहा है जल में, तो लगाओ फार्मूला। सबसे पहले कोण कितना है साइन आई बटे साइन आर, समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद देखो कहाँ से जा रहा है जल से कांच में जा, यानी कि गिलास में, कोण कितना है आर है। देखो ये कोण कितना है आपका आर है, बटे एक कोण कितना है आर डैश है, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर ध्यान समझो, अगर हम इसके लिए इतने के लिए स्नेल का नियम लगाएं तो ये क्या था आई, ये क्या था आर,
फिर देखो अगर इसके लिए स्नेल का नियम लगाएं, जो आई क्या है, आर है, देखो जो आपतित किरण यही हो गया आपका, तो ये क्या हो गया, आपतन कोण। इस माध्यम में आपतन कोण की भूमिका कौन निभा रहा है, एंगल आर, और अपवर्तन कोण का आर डैश। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर आपतन कोण का भूमिका कौन निभा रहा है, आर डैश, और अपवर्तन कोण का आई। यहाँ पर देखो इसी प्रकार फिर क्या हो रहा है, प्रकाश किरण जा रहा है कांच से वायु में, कहां पर जा रहा है, कांच से वायु में, आपतन कोण की भूमिका आर डैश, फिर क्या है बटे साइन आई। तो यहाँ पर देखो अब क्या करो, अब इसे मिटा रहा हूं। देखो अगर मैं क्या करूं, तीनों समीकरण का गुणा कर दें, तीनों समीकरण का गुणा, समीकरण 1 गुणे 2 गुणे 3 करो गुणा, बाया पक्ष बाया पक्ष ए एन डब्ल्यू गुणे कितना है, डब्ल्यू एन जी, फिर गुणे कितना है, जी एन ए। अब इधर देखो गुणा करो, साइन आई बटे साइन आर, फिर गुणे साइन आर बटे साइन आर डैश, फिर गुणे साइन आर डैश बटे साइन आई। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, साइन आई कैंसिल आउट, साइन आर कैंसिल आउट, फिर साइन आर डैश साइन आर कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ए एन डब्ल्यू, फिर गुणे कितना आ गया यहाँ से, डब्ल्यू एन जी, फिर गुणे जी एन ए, फिर यहाँ पर कितना आ गया, एक, कितना आ गया, एक। तो यहाँ से अगर आप देखो, देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, अगर हम बात करें डब्ल्यू एन जी बराबर, तो क्या हो जाएगा, एक बटा, ऐसे मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएंगे, गुणे में, ए एन डब्ल्यू, फिर क्या हो जाएगा गुणे, फिर क्या हो जाएगा गुणे जी एन ए। तो यहाँ से अगर आप एक चीज देखो ध्यान से, पूरा ये जो वैल्यू है आपका, ए वैल्यू कितना है, 1 बटे ए एन जी, 1 बटे ए एन डब्ल्यू, 1 बटे ए एन डब्ल्यू। देखो अगर इसी को हम लोग उल्टा भी तो लिख सकते हैं, देखो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन डब्ल्यू यहाँ पर आ जाए, क्या हो जाए, डब्ल्यू एन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे ए एन डब्ल्यू। इसी को मैं इसको पलट के लिखा हूँ, ये इसको यहाँ पर भेज दिया, इसको यहाँ पर, ये क्या था, डब्ल्यू एन ए, और ये क्या था, ए एन डब्ल्यू। यहाँ पर देखो ए एन डब्ल्यू किसके बराबर है, डब्ल्यू एन ए के, यानी ये क्या करेंगे हम, इसके स्थान पे लिख देंगे कितना, डब्ल्यू एन ए बटे कितना आपके आ जाएगा, जी एन ए। तो यहाँ से आपका फार्मूला आ गया, डब्ल्यू एन जी बराबर डब्ल्यू एन ए बटे जी एन ए। ये आपका क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया। इससे भी आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल लगाओगे, ठीक है। इस वाले फार्मूले को आप क्या करोगे, सभी फार्मूले को याद कर लो और कहीं पर लिख लो, फिर हम तुरंत इसके बाद न्यूमेरिकल लगवाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। देखो अगर आप नोट नहीं कर पाते हो तो वीडियो को रोक कर नोट कर लेना चाहिए। देखो सबसे पहले एक हम क्वेश्चन आपसे लगवाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, तब जल के
सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले कैसे करोगे आप, आपको क्या दिया है, जल के सापेक्ष वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3। सबसे पहले लिख लोगे आप, दिया है, ये क्या है, दिया है। फिर पूछ क्या रहा है, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। पूछ आपसे रहा है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेस सिंपल है। तो मैंने आपको अभी आपको फार्मूला बताया था 1n2 क्या होता है, 1/2n1, 1/2n1। देखो आपको क्या करना है, आपको दिया क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। आपको ज्ञात क्या करना है, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इसी प्रकार सेम फार्मूला मैंने आपको बताया होंगे, NWA बराबर क्या होता है, 1/ANW होता है कि नहीं। तो यहाँ से आप क्या करो, इसका मान रख सकते हो, क्या ज्ञात करना है, WNA, 1/ANW का मान दिया है कितना है, 4/3। तो 3 क्या हो गया, ऊपर चला गया, तो कितना आ गया यहाँ से 3/4, 3/4 आ गया। ठीक है, देखो उसके बाद ये जो क्वेश्चन आपका है वेरी सिंपल, बहुत सहज है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको वेरी सिंपल क्वेश्चन कराया हूँ, फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। वो इसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन आपका है, देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा दूसरे में चेंज कर रहा हूँ। चार बटे 3 हो तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 3/2 और तब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या है, दिया, ध्यान से देखो दिया क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। फिर देखो वो तब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो वेरी सिंपल है, बहुत सारा क्वेश्चन। मैंने भी आपको फार्मूला बताया हूँ, यहाँ पर कितना है, WNG, फार्मूला क्या बताया हूँ, ANG/ANW। ये तो फार्मूला बताया अभी को ना, जस्ट इसके पहले देखो ध्यान से, जो यहाँ पर है ग्लास रहेगा ऊपर और ये वाला क्या रहेगा नीचे, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। फार्मूला कैसे निकालोगे ध्यान दो, अगर मान लो यहाँ पर क्या होता आपका N12 होता, तो आप कैसे लिखते, ए वाला 2 वाला क्या होता है ऊपर, 1 वाला क्या होता है नीचे। इसी प्रकार से ये G वाला है, G वाला ऊपर और ए वाला नीचे, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो निकालो, ये आपको निकालना है WNG। ये आपको दिया है ANG कितना है, 4/3 है। फिर देखो ये आपको दिया है
ए एन जी में गलत लिख दिया। ए एन जी कितना है 3/2 है। फिर कितना है ए एन डब्ल्यू 4/3। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो डब्ल्यू एन जी 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, कितना आ गया 9/8। बस खत्म क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। ठीक है, फिर देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन लगवा रहे हैं, नोट कर लीजिए आप इसे पहले, चाहे स्क्रीन शॉट मान लीजिए। चलिए देखो, फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए यदि जल का अपवर्तनांक अपवर्तनांक कितना हो, पुस्तक में n बराबर 4/3। तो ज्ञात करो। आपको क्या करना है, जल में प्रकाश की चाल, जब आपको किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना हो, उसके लिए फार्मूला क्या बताया हूँ, n बराबर c/v, या आप कह सकते हो v बराबर c/n। तो यहाँ से देखो आपको क्या ज्ञात करना है, v, c का मान कितना 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, हटा दो इसको, बटे n कितना दिया है, n कहाँ पर है 4/3, 4/3। तो यहाँ से कितना आ गया, इससे तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ सेकंड लो, पहले आप सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर हो गया 3 त्रिका 9/4, 10⁸, गुणा करो, देखो 4 दूना 8, तो यहाँ पर कितना बच गया, 4 दूना 8 हो गया, तो 1 बच गया, पॉइंट लग गया, 10 हो गया, तो कितना हो गया 4 दूना 8, 2 बच गया, 20 हो गया, 4 बचे 20, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया आपका, जल में प्रकाश का चाल, क्या हो गया, जल में प्रकाश की चाल हो गया। इसी प्रकार आप क्या कहते हैं, कांच में कर सकते हैं, उसका अपवर्तनांक कितना होता है 3/2। हीरे में कर सकते हो 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितने होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का कितना होता है 2.4। इसी प्रकार आप सब में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हो। जब आप इसमें प्रकाश का चाल ज्ञात करो, ठीक है, चेक कर लेना ज्ञात करके कितना आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए, इसे हम रेस्ट करते हैं। देखो अब जो हमारा हेडिंग रहेगा, क्रांतिक कोण, क्या रहेगा, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। देखो क्रांतिक कोण क्या होता है, ध्यान समझना। यह आपका क्या है, पृथककारी पृष्ठ, ये आपका क्या है, पृथककारी पृष्ठ। ऊपर का माध्यम क्या है, सघन, नीचे का माध्यम क्या है, विरल, नीचे का माध्यम क्या है, विरल। देखो अब क्या करो, सबसे पहले प्रकाश किरण को लाओ, कहाँ से आया, सघन से विरल में, तो क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगा ना। फिर देखो ये क्या है, आई, ये क्या है, आई, ये क्या है, आर, थोड़ा आई की मान को और बढ़ाओ, तो क्या होगा, आर और बढ़ जाएगा। देखो जितना जितना आप बेंड करोगे, इस बार क्या हो गया, ए आपका आई हो गया, और ये क्या आपका क्या हो गया,
आर हो गया। देखो सबसे पहले ऐसे अभिलंब है, प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, सगन से बेल में। अब प्रकाश के डाले अभिलंब से दूर का, थोड़ा और बेंड के और क्या हो गया, दूर हट गया। फिर देखो, फिर एक समय ऐसा आया कि आप आई को इतना ज्यादा कर दिए, आई को क्या किए, इतना ज्यादा कर दिए कि वह अभिलंब से 90 डिग्री कोण बनाते हुए, कितना डिग्री, 90 डिग्री कोण बनाते हुए चला गया। देखो जो आपतन कोण है, आपने क्या किया, आपतन कोण का मान इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसी आपतन कोण को तो हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे हम लोग लिखते हैं आईसी से। किसे लिखते हैं, आईसी। देखो आपतन क्रांतिक कोण क्या है, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो गया है, 90 डिग्री का कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर मैं परिभाषा लिख रहा हूं, देखो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। लिख दीजिए, इसे आईसी से व्यक्त करते हैं। ऐसे समझिए, क्रांतिक कोण क्या होता है, बहुत सहज है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाओ। एक समय आप क्या किए, इतना ज्यादा बढ़ा दिए कि उसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। देखो आपने क्या किया, आपतन कोण को मान किसको बढ़ाए, आपतन कोण के, आपतन कोण की वह वैल्यू, उस मान को जिसके लिए क्या हो गया, जिसके लिए क्या हो गया, अपवर्तन कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी जो आई है, आई को बढ़ाते आपने इतना बढ़ा दिया कि जो आर वाला है कितना हो गया, 90 डिग्री। उसी आई को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। देखो लिखा गया, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे हम किससे लिखते हैं, आईसी से व्यक्त करते हैं। तो यहां से देखो फार्मूला लगाओ, तो स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन, जैसे प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, मान लो क्या है, पहला माध्यम, ये क्या है, दूसरा माध्यम, N2 1 1 से 2, साइन आई साइन आर। तो यहाँ पर देखो N2, यहाँ पर साइन आई कितना हो गया, आपतन कोण किसके बराबर हो गया है, साइन आईसी के, साइन आईसी के। और आर कितना हो गया है, 90 डिग्री, कितना हो गया है, 90 डिग्री। देखो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखो आपका आ गया 1N2 बराबर साइन आई सी, इसका बटे कितना हो गया, 1, 1 का कोई मतलब नहीं है। फिर देखो क्या करो आप, उत्क्रमिता के सिद्धांत से क्या कर दो, उत्क्रमणिता के सिद्धांत से, तो क्या हो जाएगा, पलटा जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, n बराबर 1 बटे साइन आई सी, क्या आ गया, n बराबर 1 बटे साइन आई सी। इसी को पलट करके हमने सिंपल n लिख दिया, n मतलब अपवर्तनांक। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो n क्यों लिखा गया। ध्यान से देखो, जब इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, उत्क्रमिता का सिद्धांत लगाओगे, पलटा जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, आपको बता दें तब कंफ्यूज होंगे।
कितना है 1n2। फार्मूला क्या हो जाएगा 1, आप लिख सकते हो 2n1, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। तो यहाँ से आपका ऐसे हो जाएगा साइन 1/sin IC, जब ये पलटाएगा ये पलटा जाएगा, ठीक है, 1/sin IC हो जाएगा। तो आप सिर्फ सिंपल इसको n कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से n बराबर क्या आ गया 1/sin IC, 1/sin IC। एक क्या है क्रांतिक कोण निकालने के लिए फार्मूला है, क्या क्रांतिक कोण निकालने के लिए फार्मूला है। तो सभी पदार्थ का जो क्रांतिक कोण होता है उसके अपवर्तनांक में निर्भर करता है, उसके अपवर्तनांक पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, उस हिसाब से क्या होगा क्रांतिक कोण का मान बदलते रहेगा। फिर देखो इसके बाद क्या होता है, नोट कर लीजिए इसे। तो हमें उम्मीद है आप नोट कर चुके होंगे। देखो अगर हम बात करें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, ध्यान से देखो हमने क्या देखा, क्या आ गया देखिए जी, हमने क्या देखा, जो ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये क्या है आपतन कोण। जैसे मैंने क्या किया आपतन कोण के मान को बढ़ाया, आपतन कोण के मान को बढ़ाया, तो उसमें क्या हो रहा था आर का मान बढ़ रहा था, आर का मान बढ़ रहा था। एक बार आपतन कोण को हमने इतना कर दिया कि आर का मान कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री, तब उसी आपतन कोण को हम क्या कहते हैं क्रांतिक कोण। अच्छा अब देखो मान लो हम क्या कर दें आपतन कोण के मान को और बढ़ा देंगे, क्या करें आपतन कोण के मान को और ज्यादा बढ़ा दें, क्या कर दें और ज्यादा बढ़ा दें। तब देखो अब क्या होगा, जैसे ही क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान ज्यादा करेंगे क्या होता है दूर हट, अभिलंब से दूर हट रहा था, अब कितना अब तो और दूर हट जाएगा, क्या हो गया और दूर हट गया। ध्यान से देखो पहले 90 डिग्री था, सबसे पहले देखो ए आई था, ये कितना था आर था, आपने इतना बढ़ाया इतना आर हो गया, तब क्या हो गया जब आप आईसी पे लेकर के आए तो कितना हो गया 90 डिग्री, जब आप इसको और बैंड करोगे तो क्या हो जाएगा और बैंड हो जाएगा। तो समझ आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही आपने क्या कर दिया क्रांतिक कोण जो जैसे ही आपतन कोण का जो मान है क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दिया, इसे सुनो, जो आपतन कोण का मान है क्रांतिक कोण के मान से जैसे ही आपने क्या कर दिया अधिक कर दिया, वैसे ही क्या हो गया प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट गया, और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन हम लोग करा क्या रहे थे अपवर्तन, लेकिन हो क्या गया परावर्तन, क्या हो गया परावर्तन, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है लिखोगे आप, जब आपतन कोण का मान क्या होता है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो क्या होता है, तो प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, वापस चली जाती हैं, ठीक है, जिसे TIR कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को TIR भी कहा जाता है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसे शॉर्टकट में आप लोग TIR भी कह सकते हो।
तो आपको समझ आ गया होगा पूर्णांतिक परिवर्तन क्या होता है। आपतन कोण का मान जैसे ही क्रांतिक कोण के मान से अधिक करते हो वो क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें देखते हैं, देखो उदाहरण देखते हैं, अपवर्तन के उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण। देखो इरेज करते सबसे पहले इसको, अगर हम क्या करें अपवर्तन का उदाहरण क्या देखें, अपवर्तन का उदाहरण, अपवर्तन का उदाहरण एग्जाम्पल, ठीक है। और क्या है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एग्जाम्पल। देखो अपवर्तन का उदाहरण देखो, अपवर्तन का उदाहरण क्या होता है, जो कोई भी पेंसिल है, कोई पेन हो गया, कोई स्टिक हो गया, जल में डुबाने पर तिरछा दिखना। जल में डुबाने पर क्या होता है, तिरछा दिखना। एक किस घटना पे आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन पर। जो लिख रहा हूं, जल में डूबी पेंसिल को तिरछा दिखना, तिरछा दिखना, तिरछा दिखना। और देखो इस घटना पे क्या आधारित है, जो तारे टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना, ये भी कौन सा घटना है, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। जो तारों का टिमटिमाना भी है एक किस घटना पर आधारित है, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन पर, ठीक है। फिर देखो अब हम देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। फिर देखो और क्या होता है, मरीच का, क्या होता है, मरीचिका। मरीचिका का एक हम अलग से वीडियो डाल देंगे, ठंड प्रदेशों में कैसा होता है, गर्म प्रदेशों में कैसे होता है। तो जब आप बहुत गर्म प्रदेश में जाते हो, रेगिस्तान में जाओगे, तो आप देखोगे ना ऐसा कि जो वृक्ष है या कोई ऊंट हो गया, कुछ भी जो चलता है, जो वृक्ष है उसका प्रतिबिंब आपको नीचे दिखेगा। चाहे बहुत लोग जानते हो, जो आप लोग हाईवे पे बाइक चलाते हो, चाहे बाइक पे बैठते हो, तो ऐसा लगता है कि आगे क्या है, हाईवे पर पानी भरा हुआ है। क्या है, पानी भरा हुआ है। ये सब क्या होता है, मरीच का। ये क्या होता है, मरीच का, मरीच का। मरीचिका का एक अलग वीडियो हम बना देंगे पूरा। और देखो अगर और आपको देखना हो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन, जो सूर्य उदय से पहले सूर्य दिखाई देना। बात को समझो, जब आप सूर्य को देखते हो ना, वह अपने वास्तविक समय से पहले सूर्य उदय होना, सूर्य उदय होना। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, वास्तविक समय से पहले सूर्य का। तो आज के वीडियो हम पूरा प्रकाश के क्लास 10 के प्रकाश के पूरा अपवर्तन को कैसे खत्म किए हैं, पूरा क्या किए हैं, प्रकाश के अपवर्तन को खत्म किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार हम वीडियो बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे मैं कोई वीडियो बनाऊं तुरंत आपके पास पहुंच जाए, इसलिए आप जरूर बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।